13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में आधी रात को एक बहुत तेज तूफान आता है। बादल जोर जोर से गरज रहा था और पाकिस्तान की रावलपिंडी सेंट्रल जेल के गार्ड्स रोज की तरह सेल में कैदियों को खाना दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सेल नंबर 4 के सामने पहुंचे वो हैरान रह गए, क्योंकि सेल के अंदर मौजूद 3 कैदी गायब हो चुके थे। जब गार्ड्स ने उनकी तलाश शुरू की तब उन्होंने देखा कि सेल के दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना हुआ है। गार्ड्स तुरंत समझ गए कि वो तीनों इसी रास्ते से भाग निकले हैं। ये तीनों कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट थे। पाकिस्तान की सबसे सिक्योर जेल को तोड़कर इन तीनों पायलट्स का भागना पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर करारा थप्पड़ था। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इंडियन पायलट्स क्यों पाकिस्तान के जेल में बंद थे, उन्होंने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल से कैसे भाग निकले और क्या वो आखिर में इंडिया वापस लौट पाए थे, तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने एक के बाद एक इंडिया के 8 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गया। इसी जंग में इंडियन आर्मी और नेवी ने पाकिस्तान आर्मी को लगभग तबाह कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी भी इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वो मेनली कश्मीर और पंजाब के इलाकों में हेवी बॉम्बिंग कर रहे थे। इसी बीच हवाई जंग में लाहौर के ईस्ट में मौजूद जाफरवाल शहर के एक वॉच टावर से इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस टावर की मदद से पाकिस्तान अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को सही डायरेक्शन दे पा रहा था। साथ ही जैसे ही कोई इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर एंटर करता, उसका सारे कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान को मिल जाते। इंडिया को हवाई जंग जीतने के लिए इस टावर को किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय करना जरूरी था और इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया इंडियन एयरफोर्स के सबसे पावरफुल 26 स्क्वाड्रन को। 10 दिसंबर 1971 पंजाब के आदमपुर एयरबेस से 26 स्क्वाड्रन के 6 फाइटर जेट्स जाफरवाल टावर को उड़ाने के लिए टेक ऑफ करता है। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ा रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। वो अपने सुखोई SU-7 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इस मिशन में शामिल हुए थे, लेकिन मिशन पूरा होने से पहले ही जाफरवाल के ऊपर उड़ने के वक्त एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के गोली उनके एयरक्राफ्ट को हिट करता है और एयरक्राफ्ट आग के लपटों में घिरकर नीचे गिरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए पारुलकर को तुरंत इजेक्ट करना पड़ा और वो पैराशूट के मदद से नीचे उतर गए, लेकिन बदकिस्मती से वो दुश्मन की जमीन में लैंड हुए थे। एक दुश्मन पायलट को देखकर गांव वाले उनकी तरफ भाग पड़े और उन्हें पकड़कर मारने पीटने लगे। किसी ने उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी तो किसी ने उनका घड़ी, सिगरेट, लाइटर जैसे सामान लूट कर लिए। लोगों ने उन्हें इतना मारा कि दिलीप पारुलकर बेहोश हो गए थे। इसी बीच पाकिस्तान के सिपाही वहां पहुंच गए। पाकिस्तानी सिपाहियों ने लोगों को पीछे हटाया और कहा ये हमारे लिए जिंदा ज्यादा काम आएगा। उन्होंने दिलीप को बेहोश हालत में ही अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो इंडियन आर्मी के इंफॉर्मेशन निकलना चाहते थे। जब पारुलकर को होश आया तब उन्होंने देखा कि वो पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है। उनके सामने एक पाकिस्तानी अफसर बैठे थे। उसने पारुलकर को एक कागज और पेन दिया और आदमपुर एयरबेस का मैप बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के इस बहादुर ऑफिसर ने देश से गद्दारी नहीं की। उल्टा उन्होंने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए मुंबई सांता क्रूज का एयरपोर्ट का मैप बना दिया। जब पाकिस्तानी ऑफिसर को समझ आया कि दिलीप ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, तब उन्होंने दिलीप को फिर से मारा और पूरी रात कमरे के कोने में खड़ा रहने का सजा दी। गार्ड्स को ऑर्डर दिया गया कि अगर दिलीप एक बार भी बैठने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाए। शरीर पर घाव होने के बावजूद पारुलकर इतनी कठिन सजा सहते हुए पूरी रात खड़े रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी अगले दिन भी उनसे इंडियन एयरफील्ड्स की जानकारी लेने के लिए कोशिश करती रही। पहले ललचाया, फिर अत्याचार शुरू किया। उन्हें ठीक से खाना और सोने तक नहीं दिया गया। कुछ दिन बाद पारुलकर को लाहौर से रावलपिंडी जेल ट्रांसफर कर दिया गया। ये पाकिस्तान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल थी। यहाँ इंडियन एयरफोर्स के और 12 पायलट्स बंद थे जो 1971 के जंग में पकड़े गए थे। यहाँ पारुलकर की मुलाकात स्क्वाड्रन लीडर DS जाफा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह घेरवाल जैसे कई साथी ऑफिसर से हुई थी। और इन सबके साथ भी पाकिस्तानी आर्मी कई तरीके का अत्याचार कर चुकी थी। जैसे घेरवाल को चाय बहुत पसंद था, इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स इंटरोगेशन के वक्त उन्हें चाय ऑफर करते थे, लेकिन जब वो हाँ बोल देते
तब उन्हें चाय नहीं दिया जाता, उल्टा पाकिस्तानी ऑफिसर्स उनके सामने बैठकर खुद चाय पीते थे। इस तरीके का कई मेंटल टॉर्चर उनके ऊपर होता था और 3-4 दिन तक ये सब अत्याचार देखने के बाद दिलीप पारुलकर के मन में जेल से भागने का आइडिया आता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के सारे लोग बुरे नहीं थे। रावलपिंडी जेल के एक इंचार्ज उस्मान हामिद हमेशा इंडियन पायलट्स को रेस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि वॉर प्रिजनर्स थे, इसीलिए उन्हें अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। उस्मान हामिद के इस बिहेवियर की वजह से जेल के दूसरे गार्ड्स उनसे नाराज रहते थे, लेकिन हामिद को इस बात की कोई परवाह नहीं था। वॉर प्रिजनर्स के वक्त थोड़ा आसान बनाने के लिए उन्होंने हर प्रिजनर्स को इंडियन गानों का एक कैसेट प्लेयर और एटलस मैप दिया था। और सबसे आयरनी की बात यह है, उसी मैप की मदद से बाद में इंडियन पायलट्स जेल से भागने में कामयाब हुए थे। उस खतरनाक प्लान के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उस वक्त जो पायलट्स जेल में बंद थे उनमें से कई क्रिश्चियंस ऑफिसर्स भी थे। 25 दिसंबर 1971 को हामिद ने क्रिश्चियंस के ऑनर में टी और केक पार्टी ऑर्गेनाइज की और इसी पार्टी में पायलट्स को पहली बार पता चला कि इंडिया 1971 की जंग जीत चुका है और ढाका में इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी के सामने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर चुका है। और ये खबर सुनते ही इंडियन पायलट्स खुशी से झूम उठे। इस वक्त उन्होंने जंग में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा और उनके ऑनर में भारतीय राष्ट्रगान भी गाया। अब क्योंकि लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया के पास प्रिजनर्स थे, इसीलिए पायलट्स को लगता था कि बहुत ही जल्द इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में बंद इंडियन सोल्जर को वापस ले आए। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर ऐसा नहीं सोच रहे थे। उन्हें पता था कि चाहे इंडिया जंग जीत गया हो, लेकिन वॉर प्रिजनर्स को लाने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा और इतने दिन तक पारुलकर जेल में बंद नहीं रहना चाहते थे। वो जितना जल्दी हो सके इस जिंदगी से आजादी पाना चाहते थे। उनका मानना था एक वॉर प्रिजनर का फर्ज होता है मौका मिलते ही दुश्मन की कैद से भागने की कोशिश करना। और इसी वक्त उन्होंने फैसला किया वो रावलपिंडी जेल से भाग जाएंगे। इसके बाद पारुलकर ने अपने साथियों से भागने के प्लान के बारे में बताया, लेकिन पहले कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबने उन्हें समझाया जल्द ही गवर्नमेंट्स वॉर ऑफ प्रिजनर्स एक्सचेंज करेंगी और वो सब सेफली इंडिया लौट जाएंगे। जान जोखिम में डालकर भागने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिलीप पारुलकर इंतजार करने वालों में से नहीं थे। वो मन ही मन जेल से भागने का प्लान सोचते रहे। पारुलकर का पहला प्लान ये था कि जब रात में उन्हें कस्टडी में टॉयलेट ले जाया जाता था, तब उनके पीछे रिवॉल्वर लेके चलने वाले पाकिस्तानी सिपाही की गन छीनकर उसे सील्ड बनाकर वहां से भाग निकलेंगे। लेकिन ये प्लान बहुत ज्यादा रिस्की था, क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर उन्हें रोकने के लिए अपने ही सिपाही की जान भी दांव पर लगा सकते थे। और इसी वजह से पारुलकर ने आखिरकार ये प्लान ड्रॉप कर दिया। इसके बाद भी कई महीने बीत गए, पर वॉर प्रिजनर्स को वापस लाने को लेकर दोनों देशों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे सभी इंडियन पायलट्स निराश होने लगे थे। इसी दौरान दिलीप ने एक बार फिर बाकी पायलट्स के सामने जेल से भागने का बात रखी और इस बार उन्हें 2 एयरफोर्स ऑफिसर्स का साथ मिल गया। ये थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मालविंदर सिंह घेरवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी। तीनों ही काफी यंग और अनमैरिड थे, इसीलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार थे। रावलपिंडी जैसे हाई सिक्योरिटी जेल से भागना बिल्कुल आसान नहीं था। जिस सेल में प्रिजनर्स को रखा गया था उनकी दीवारें लगभग 18 इंच मोटी थी। प्रिजनर्स के लिए यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम था। पहले लेयर में हर प्रिजनर के सेल के सामने गार्ड्स तैनात रहते थे। दूसरे लेयर में सेल के कुछ दूर पाकिस्तानी आर्मी के जवान सिक्योरिटी चेक करते थे और तीसरे लेयर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई थी। ये गार्ड्स जेल कंपाउंड के हर ब्लॉक और हर रोड जंक्शन पर तैनात रहते थे। इसके अलावा कई वॉच टावर्स भी थे, जहां से पाकिस्तान आर्मी पूरे जेल कंपाउंड पर नजर रखती थी। रावलपिंडी जेल के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारें थी, जिन पर कांटा तार की फेंसिंग लगा हुआ था और फेंसिंग के थोड़ा नीचे दीवार पर एक मार्किंग भी बना था। अगर कोई उस मार्किंग को क्रॉस करता तो बिना वार्निंग दिए उस पर सीधा गोली चला दिया जाता था। मतलब इस जेल से भागना मौत को दावत देने जैसा ही था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी कम होशियार नहीं थे। उन्होंने कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद के दिए हुए मैप की मदद से पूरे एरिया का नक्शा तैयार किया। उन्हें पता चला कि जेल के बाहर वाली गली ग्रैंड टैंक रोड तक जाती है। एक तरफ इंडिया बॉर्डर के पास लाहौर था और दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर के पास पेशवार। इंडिया की तरफ भागना बहुत डेंजरस था, क्योंकि बॉर्डर का पूरा एरिया माइंस और पाकिस्तानी सोल्जर से घिरा हुआ था। इसीलिए तीनों पायलट्स ने पेशवार पहुंचकर पाकिस्तान बॉर्डर से अफगानिस्तान में एंटर करने का प्लान बनाया। उन्हें लग रहा था कि वहीं से इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करके वो वापस लौट पाएंगे।
अब उनका डेस्टिनेशन तो फिक्स हो चुका था, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी जेल से बाहर निकलना जरूरी था। उनका इस प्लान का पहला स्टेप था एक ऐसी सेल ढूंढना जो बाउंड्री वॉल के बिल्कुल पास हो और जहां गार्ड्स का पहरा कम हो, जिससे भागने का मौका मिल सके। तब उनके नजर आई सेल नंबर 4, जो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। पारुलकर की पहले से ही कुछ जेल गार्ड्स के साथ पहचान थी। उन्होंने उन गार्ड्स को कॉन्वेंस करके हरीश और मालविंदर के साथ सेल नंबर 4 में ट्रांसफर हो गए। उस सेल में पहले से ही एक और इंडियन पायलट बंद थे, जिसका नाम था विद्याधर शंकर छाती, यानी VS छाती। छाती इस एस्केप मिशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को हर तरीके से मदद की। अब प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। उन्हें सेल नंबर 4 की 18 इंच मोटी दीवार में एक सुराग बनाना था, जिसके थ्रू वो जेल से बाहर निकल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई टूल्स नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपनी कॉमन सेंस का यूज किया। सबसे पहले उन्होंने जानबूझकर अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली, फिर उस्मान हामिद से बाल काटने के बहाने एक कांची ले लिया। इसके साथ ही जब भी वो खाना खाने जाते थे, तब छुपके से एक स्पून और फोक अपने पास रख लेते थे। उस कांची और चोरी किए गया फोक की मदद से उन्होंने बिस्तर के नीचे जेल की दीवार खुरचना शुरू किया। हर रात 12 बजे से 1 बजे तक वो दीवार में सुरंग बनाने का काम करते थे। इस दौरान चारों में से कोई एक काम करता था और बाकी 3 पहरा देते थे, ताकि कोई गार्ड उन्हें देख ना ले। इसके अलावा वो लोग रात के वक्त रेडियो का वॉल्यूम भी बढ़ा देते थे, ताकि टनल खोदने का आवाज गार्ड्स तक ना पहुंच सके। उस वक्त जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक रेड क्रॉस सोसाइटी पाकिस्तान में बंद इंडियन वॉर प्रिजनर्स को मेडिसिन और विंटर क्लोथ्स जैसे रिलीफ मटेरियल्स देती थी। दीवार खोदने के दौरान जो प्लास्टर और मसाला निकलता था, उसे वो रेड क्रॉस के खाली डब्बों में भरकर छुपा देते थे। साथ ही रेड क्रॉस के तरफ से हर प्रिजनर्स को हर महीने 57 रुपया का अलाउंस भी मिलता था। और इन्हीं पैसे को जमा करके पारुलकर, घेरवाल और हरीश खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जेल से निकलते ही उनके सामने कोई आसान रास्ता नहीं होगा, बल्कि कई दिनों की थका देने वाली जर्नी होगी। उधर दीवार में सुराग करने का काम भी लगातार चल रहा था, लेकिन उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि जेल के रूल्स के मुताबिक प्रिजनर्स के सो जाने के बाद भी सेल का बल्ब जलता रहता था, और इसी वजह से पायलट्स ठीक से टनल खोदने का काम नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक दिन के वक्त मालविंदर और दिलीप ने उस बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया। और उस जमाने में कोई बल्ब अगर एक बार खराब हो जाता तो उसे बदलने में कई दिन लग जाते। इसी चीज का फायदा उठाकर चारों इंडियन पायलट्स रात के अंधेरे में चुपचाप टनल खोदते रहते। लेकिन टनल खोदने के वक्त एक दिन वो लगभग पकड़े ही गए थे। उस रात मालविंदर टनल के अंदर काम कर रहे थे, जबकि हरीश, दिलीप और विद्याधर सोने का नाटक कर रहे थे। और तभी एक जेल के गार्ड उनके सेल में झांक कर देखता है। अंधेरा होने के बावजूद भी उसे शक हो गया, क्योंकि उसने नोटिस किया कि 4 कैदियों में से एक वहां मौजूद नहीं है। और वो तुरंत भागकर ये बात उस्मान हामिद को जाके बताता है। लेकिन तब तक बाकी लोगों को सिग्नल मिलते ही मालविंदर जल्दी से टनल से निकलकर बेड पर आके लेट गए। जब उस्मान हामिद गार्ड को लेकर सेल नंबर 4 की चेकिंग करने आए, तब उन्होंने देखा कि चारों प्रिजनर आराम से सो रहे हैं। ये देखकर हामिद उल्टा उस गार्ड पर ही गुस्सा हो गए। इस तरह लगभग कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने जेल के बाहर कंपाउंड तक एक लंबी टनल बना ली थी। अब सिर्फ एक प्लास्टर तोड़ना ही बाकी था। तीनों पायलट ने डिसाइड किया था कि जिस दिन वो जेल से भागेंगे, उसी दिन उस प्लास्टर को तोड़कर वो बाहर निकलेंगे। यहाँ तक कि जेल से निकलने के बाद रास्ता ना भटके, इसीलिए उन्होंने एक कंपास भी बना लिया था। और जानते हो उन्होंने कंपास बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? कपड़े सिलने वाली सुई। सुई को उन्होंने रेडियो के बैटरी के मदद से मैग्नेट बना दिया था, और वही सुई उनका कॉम्पास थी। दिलीप पारुलकर के फैमिली ने रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू उनके लिए 3 शर्ट और 2 पैंट का पीस भेजे थे। और दिलीप ने रावलपिंडी जेल के एक दर्जी को बुलाकर उन कपड़ों से 3 पाकिस्तानी सूट सिलवा लिए थे। और फाइनली वो जेल से भागने का दिन फिक्स कर लिया। और ये दिन था पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, यानी 14 अगस्त। क्योंकि उस दिन गार्ड्स का एक बड़ा हिस्सा सेलिब्रेशन और दूसरे कामों में बिजी रहते, इसीलिए उन्हें लगा कि वो उस दिन आसानी से वहां से निकल पाएंगे। लेकिन जेल से भागने की सिर्फ एक दिन पहले, यानी 13 अगस्त की रात को अचानक रावलपिंडी में जबरदस्त आंधी और तूफान शुरू हो गया। उस वक्त आंधी और तूफान इतना ज्यादा तेज था कि कॉम्पाउंड में तैनात गार्ड्स तूफान से बचने के लिए कॉम्पाउंड बिल्डिंग्स के अंदर चले गए। और इस बात से तीनों पायलट समझ गए कि आज की रात जेल से भागने के लिए सबसे बेस्ट मौका है। उसी रात अंधेरे में दिलीप, मालविंदर और हरीश सिंह जी ने विद्याधर छाती से विदा ली और टनल के अंदर घुस गए।
उस वक्त उनके पास उनका बनाया हुआ कॉम्पास, हामिद का दिया हुआ एक एटलास मैप और कुछ सूखा खाना था। टनल के अंदर कुछ दूर तक रंगते हुए जाने के बाद दिलीप ने दीवार की बाहर वाली साइड का प्लास्टर तोड़ दी, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरफ से दिलीप और उनका साथी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक गार्ड पहरा दे रहे थे। अगर वो उसी वक्त बाहर निकलते तो सीधा पकड़े जाते, लेकिन तभी वहाँ अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और वो गार्ड भी अपनी जगह छोड़कर जेल बिल्डिंग के अंदर चले गए। दूसरी तरफ तेज तूफान के वजह से जेल की वॉच टावर्स भी उस वक्त पूरी तरीके से खाली था। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों पायलट टनल से बाहर निकले और जेल कॉरिडोर के रास्ते पे आ गए, जिसके एक साइड जेल की ऊंची दीवार थी। दिलीप ने तुरंत अपने पास मौजूद कपड़े का रस्सी दीवार के ऊपर फेंकी और वो कांटेदार में जाकर अटक गई। इसके बाद एक एक करके दिलीप, मालविंदर और हरीश उस ऊंची दीवार को पार करके बाहर कूद गए और इसी तरह लगभग 9 महीने तक बंद रहने के बाद ये तीनों पायलट जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बंद जिंदगी से आजादी मिलने के बाद उनके अंदर एक अलग ही खुशी थी और अब उनका सिर्फ एक ही मिशन था, किसी भी हाल में अपनी मातृभूमि इंडिया वापस लौटना। तेज बारिश के बीच तीनों पायलट ग्रैंड टैंक रोड पर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें रोड के किनारे एक बस खड़ी हुई दिखती है और वो तुरंत उस बस पे चढ़ जाते हैं। ये बस पेशवार की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद कंडक्टर उनसे उर्दू में टिकट का पैसा मांगता है, लेकिन तीनों में से किसी को भी उर्दू ठीक से नहीं आती थी और इसी वजह से वो तीनों चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर कंडक्टर उनसे टूटी फूटी इंग्लिश में भाड़ा मांगता है, तब वो उसे पैसा दे देते हैं। ये वही पैसा था जो उन्होंने इतने महीनों तक जेल में जमा किए थे, लेकिन उनके अजीब बिहेवियर की वजह से बस के दूसरे पैसेंजर्स उन्हें शक की नजर से देखने लगे। अगली सुबह लगभग 7 बजे वो बस पेशवार पहुंचती है। पेशवार पहुंचने के बाद तीनों पायलट डिसाइड करते हैं कि उनमें से 2 क्रिश्चियन छद्मवेश लेंगे और प्लान के मुताबिक दिलीप अपना नाम बदलकर फिलिप पीटर रख लेते हैं। मालविंदर अपने नाम अली आमिर बताता है और हरीश खुद को जॉन डो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद तीनों वहां से टंगा रिक्शा लेकर जमरूद पहुंचते हैं। उनका असली डेस्टिनेशन था अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद तोरखम बॉर्डर। दूसरी तरफ तब तक रावलपिंडी जेल में हंगामा मच चुका था। इतनी टाइट सिक्योरिटी के होने के बावजूद जिस तरह 3 इंडियन पायलट्स पाकिस्तान आर्मी को चकमा देकर वहां से भाग निकले थे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। अपने नाकामयाबी छुपाने के लिए जेल गार्ड्स ने प्लान बनाया कि वो सेल नंबर 4 में मौजूद VS छाती को मार देंगे और फिर सीनियर ऑफिसर को ये कहानी सुनाएंगे कि जब प्रिजनर्स भागने का कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने उनमें से एक को गोली मार दी। लेकिन इस बीच दिलीप और उनके साथियों के साथ एक ऐसा घटना हुई जो कहानी का पूरी मोड़ ही बदल दी। जमरूद से तीनों इंडियन पायलट्स बस पकड़कर लगभग 9 बजे लंडी कोटल नाम के एक गाँव में पहुंचते हैं। यहाँ से तोरखम बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। अगर दिलीप और उनका साथी किसी तरह अफगानिस्तान में एंटर कर जाते तो वो पूरी तरह पाकिस्तान आर्मी की पहुंच के बाहर हो जाते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तीनों में से किसी को भी तोरखम का एग्जैक्ट रास्ता पता नहीं था। इस दौरान हरीश की नजर पड़ती है कि तोरखम बॉर्डर के पास लंडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन मौजूद है। तीनों पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रेलवे स्टेशन के थ्रू तोरखम बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। इस प्लान के मुताबिक जब वो लंडी कोटल गाँव में एंटर करते हैं तो लोकल लोगों से लंडी खाना रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गांव में से किसी को भी इस नाम का स्टेशन के बारे में पता नहीं था। असल में इंडियन पायलट्स जो मैप इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत पुराना था और उन तीनों को ये पता ही नहीं था कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन ब्रिटिश के जमाने में ही यानी 1932 में ही बंद हो चुका था और उनकी इस गलती की वजह से उनका अफगानिस्तान भागने का पूरा प्लान ही फेल हो गया। जब तीनों पायलट्स गांव वालों से लंडी खाना स्टेशन के बारे में पूछ रहे थे तब एक आदमी उनके सामने आया और उन्हें पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लेकिन तीनों उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। इसी वजह से उन पर शक बढ़ गया और उन्हें पास के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वहां दिलीप और हरीश पुलिस को समझाने का कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं और वहां घूमने आए हैं, लेकिन उनका चेहरा, उनके बिहेवियर और उनके बात करने का तरीका देखकर पुलिस को भी शक होता है और यहीं पर पुलिस उन तीनों पायलट्स को दोबारा अरेस्ट कर लेता है। और तब तक रावलपिंडी जेल से 3 प्रिजनर्स की भागने की खबर पूरी पाकिस्तान में फैल चुकी थी। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को सच समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्हें समझ आ गया कि यही वो 3 प्रिजनर्स हैं जो रावलपिंडी जेल से भागे थे। कुछ दिन बाद तीनों पायलट समेत 12 इंडियन प्रिजनर्स को फैसलाबाद के प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप में शिफ्ट करा दिया गया, जहां उनके जैसा और भी लगभग 500 इंडियन वॉर प्रिजनर्स बंद थे। इसी दौरान वॉर प्रिजनर्स एक्सचेंज को लेकर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच शिमला एग्रीमेंट होता है और पहली बार 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान आर्मी इंडियन प्रिजनर्स को रिलीज कर देता है और इन 3 इंडियन पायलट्स की बहादुरी की कहानी पूरी इंडिया में फैल गई। जब इन वॉर प्रिजनर्स को पंजाब के वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया लाया गया तब हजारों लोगों ने दिलीप, हरीश और मालविंदर का हीरो की तरह स्वागत की। उस दिन शायद वो तीनों पाकिस्तान की जेल से भागकर सीधा इंडिया नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालत में भी इंसान को अपनी आखिरी कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए।
दिलीप और उनके साथियों ने दिखाया अगर दिल में हिम्मत हो और देश के लिए प्यार हो तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और शायद इसी देशभक्ति की वजह से आज भी इंडियन आर्मी राजस्थान की भयानक गर्मी और सियाचिन की जानलेवा ठंड में देश की सुरक्षा करने के लिए तैनात रहती है। और उनकी वजह से आज इंडिया के लगभग 150 करोड़ लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आपको इन 3 जाबाज इंडियन पायलट्स की कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप एक सच्चा देशभक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।